नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज़ में, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज़ सच के साथ। मैं प्रगति पांडे इस वक्त आपके सामने गुरुग्राम की एक ऐसी वारदात का लेके आई हूं, जहां हम आपको बता दें कि गुरुग्राम में काफ़ी वक्त पहले 10-15 दिन पहले एक गीता दबास नर्सिंग होम है जो गुरुग्राम में स्थित है। वहां बताया जा रहा है कि उस नर्सिंग होम में एक 9 महीने गर्भवती युवती की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बच्चा भी युवती के साथ ही मर गया, परंतु अब उस परिवार का ये कहना है कि इसमें जो नर्सिंग होम है उनकी लापरवाही ही शामिल है। इसमें ऐसे लोग नर्सिंग होम में ओटी के अंदर उस वक्त थे जो लोग वहाँ नहीं होने चाहिए थे, जो कि अनुचित है, और अब इनकी कार्रवाई नहीं हो रही। आइए हम आपको बताते हैं कि पूरा मामला था क्या, जिसे सुन के आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सर, तो ये जो मामला हुआ था, तो ये आप मम्मी सबसे पहले ये तो बताइए कि ये आप कब से इन जो गीता दबास बता रहे हैं उनमें कब से आप उनका इलाज करवा रहे थे? मैं फरवरी से ही इलाज करवा रहा था वहाँ पे गीता नर्सिंग होम में। और 25 तारीख को जैसे हम चेकअप के लिए गए थे तो उन्होंने हमारे को एक अल्ट्रासाउंड करने के लिए बोला, जो चेकअप करने के बाद। तो अल्ट्रासाउंड करने के लिए हम गए, 8:30 बजे के करीब हम गए थे सेक्टर 23 में। सेक्टर 22 में है मंत्रा केयर। तो वहाँ पे हमने अल्ट्रासाउंड करवाया है। अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद जो रिपोर्ट्स वगैरह जो थी, हमने वो मैम से बात करवाई है, जो वहाँ पे अल्ट्रासाउंड सेंटर जो थे जिनके। तो उसके बाद मैम ने जैसे मेरे से बात करी तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप ना डायरेक्ट हॉस्पिटल में ले आओ। तो मैंने कहा ठीक है, मैं हॉस्पिटल में ले आऊँगा। तो हॉस्पिटल में लेके गए, 10:30 बजे के करीब हम पहुँचे थे हॉस्पिटल में। तो उसके बाद जैसे 10:30 बजे पहुँचे तो उसके बाद उन्होंने ओटी में लेके जाएंगे उनको। तो वो ठीक ठाक थी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी उसको। उसके बाद जब वो अंदर गई है, 15 मिनट के बाद हम देख रहे हैं जैसे बाहर अफरा तफरी नहीं मच जाती, अंदर से बाहर भाग रहे हैं लोग। कोई गाड़ियों में भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, ऐसे भाग रहे थे। कोई ऊपर भाग रहा था इंजेक्शंस लेने के लिए, यानी कि ओटी में इंजेक्शंस वगैरह भी अवेलेबल नहीं थे। उसके बाद इन्होंने हमारे को भी बोला कि आप इंजेक्शन ले आओ। तो इंजेक्शन लेने जैसे हम गए हैं, कल्याणी से लेके आए हैं इंजेक्शंस। जैसे लेके आए हैं उसके बाद दूसरा इंजेक्शन चाहिए था इनको वहाँ के लिए, कोई दूसरा ADR करके था। फिर हम वो लेने गए हैं तो इन्होंने एम्बुलेंस उसी टाइम में, जैसे हम निकले हैं वहाँ से, एम्बुलेंस इन्होंने गेट पे खड़ी कर दी थी। गेट पे लाने के बाद 25 मिनट के बाद जैसे हम वापस आ रहे थे तो इन्होंने बोला कि हम इनको ट्रांसफ़र कर रहे हैं नारायणा में, क्योंकि दूसरे कहीं पे बेड मिल नहीं रहे हैं, ICU के बेड। तो नारायणा में जैसे हम यहाँ से लेके गए हैं तो मेरे अकॉर्डिंग जिस हिसाब से मैंने देखा था कंडीशन, वो डेड थी यहाँ पे। बट इन्होंने उसको ऑक्सीजन लगा के एक जैसे बच्चों की हॉस्पिटल की वो नहीं होती एम्बुलेंस, उसमें भेज दिया, जिसमें कुछ था ही नहीं। अब उनका कहना यह था कि सारी फैसिलिटी थी एम्बुलेंस के अंदर, कुछ नहीं था उसके अंदर, एक ऑक्सीजन के बेड के साथ में, और भेज दिया। नारायणा में गए हैं हम, नारायणा में हम पहुँचे हैं अराउंड 12:30 के करीब। वहाँ पे उन्होंने एम्बुलेंस में ही ऑन द स्पॉट डेड डिक्लेयर कर दिया था। उसके बाद जैसे हम लेके आए हैं घर पे वापस, तो 1:30 बजे के करीब हम घर ले आए थे वापस। तो अपना अराउंड 4 बजे के करीब हम देख रहे थे कि जो मेरी वाइफ थी उसका पेट हिल रहा था। तो उसके लिए हम दोबारा से गए हैं यहाँ पे जो गीता नर्सिंग होम था, तो वहाँ पे हम गए कि आप एक बार आगे चेक तो करो कि पेट क्यों हिल रहा है। तो उन्होंने कहा कि अपना जो वहाँ पे जो हाउसकीपिंग स्टाफ था कि मैडम तो जा चुकी है यहाँ से, और गेट को ताला लगा रखा था उन्होंने कि मैम है नहीं, मैम अपने पूरी फैमिली के साथ में। हमने ये बोला कि उनकी लड़की भी डॉक्टर है तो उनको वो करवाओ, कुछ नहीं, वहाँ से हमारे को कोई सपोर्ट नहीं मिली। उसके बाद हमने दूसरे डॉक्टर से ही पता करा कि हम क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि डेड बॉडी का केस हम तो ले नहीं सकते। ये हुआ है हमारे साथ में। तो आप ये कह रहे हैं कि जो बच्चा था वो उस वक्त भी जीवित था? जीवित था, क्योंकि जो पेट हिल रहा था, हम तो ये सोच सकते हैं ना। अब डॉक्टर कंफर्म करेगी, जिसको हमने स्टार्टिंग के 1 मंथ से इतना पैसा दिया है, अभी उसने लास्ट टाइम में हमारे को उसके बाद भी कुछ नहीं। आपकी वाइफ पहली बार कंसीव किया था उन्होंने? सेकंड टाइम था कंसीव, बट सेकंड बेबी था। फर्स्ट बेबी था मेरा, और पहले एक मिसकैरेज हो गया था। तो जब ये सारा सिलसिला हुआ तो उसके बाद अब आपने कोई इसके लिए शिकायत, कंप्लेन या कोई? हमने 26 तारीख को न्यू कॉलोनी पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट रेज करी थी, जिसकी अभी तक हमारे को कोई वो नहीं हुई। पुलिस स्टेशन वालों ने बोला कि ये CMO का केस है, CMO कंफर्म करेंगे, उसके बाद जाके हम कुछ करेंगे। CMO ने हमारे को 2
नवंबर को हमारे को कंफर्म करा कि 9 तारीख को आपकी इंटरवेंशन के बाद हमने बहुत फॉलोअप्स करे, बहुत बार वहाँ जाके सीएमओ ऑफिस के चक्कर लगाए। उसके बाद इन्होंने 2 तारीख को हमारे को कंफर्म करा कि 9 तारीख को हम एक कमेटी बिठाएंगे, उसमें हम वो करेंगे। कमेटी 9 तारीख को बैठी, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे कमेटी के अंदर जैसे उनको एंटरटेन कर रहे हो, डॉक्टर्स के साथ में उनको हेल्प कर रहे हो, आंसर बताने के लिए भी हेल्प कर रहे थे उनको। किस तरह के सवाल थे? जैसे कि आपने एनेस्थीसिया देने से पहले क्या क्या किया, सब कुछ जब आप ही बता रहे हो तो डॉक्टर से पूछने की जरूरत नहीं है आपको। बेसिकली मैम क्या था कि इंक्वायरी बोर्ड जो वहाँ पर बैठा वो एक सीएमओ ने गठित किया था। उसमें 5 डॉक्टर्स की टीम थी जिनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग की जानी थी कि आपने क्या किया, किस तरीके से, क्या प्रोसीजर था, वो सब के लिए। बट जिस तरीके से जवाब लिए जा रहे थे और लिखे जा रहे थे वो उनको फेवर करके उनकी ही लैंग्वेज में लिखे जा रहे थे। तो उससे हमें कुछ ऐसा लगता है कि शायद मिली भगत है और हमारे को कुछ सपोर्ट नहीं किया गया उस टाइम पे भी। और इनफैक्ट पहले भी अगर हम पिछले प्रीवियस एपिसोड देखें तो डॉक्टर्स की तरफ से भी जो अमानवीय व्यवहार हुआ, एक तो उन्होंने जब इनको पता ही नहीं था कौन से नारायणा हॉस्पिटल लेके जाना है, तो पहले ये 15 सेक्टर ले गए, वहाँ पर कुछ था ही नहीं, तो इन्होंने हमारे को डीएलए फेज़ 3 लेकर गए। उसके बीच में काफ़ी टाइम लैप्स हुआ। उसके बाद ये जब हम रात को इनके पास गए हैं 4:30 बजे, तो इंस्टेड ऑफ इनको हमें सपोर्ट करना चाहिए था, क्योंकि फर्स्ट डे से इनके पास ट्रीटमेंट चल रहा था। हमने इनको फीसिस टाइम पे दिया, टाइम पे सारे चेकअप्स हुए हैं, बच्चा 1 घंटे पहले बिल्कुल स्वस्थ था, इनको आकर चेक करना चाहिए था। इसकी जगह ये आने की बजाय इन्होंने फरार हो चुके थे पूरे घर के परिवार समेत। उसका हमारे पास साक्ष्य है, हमारे पास वीडियो प्रूफ है। सरकार चाहे तो फॉरेंसिक टेस्ट भी उसका हम देने के लिए तैयार हैं, और हम चाहते हैं कि उनका भी फॉरेंसिक टेस्ट किया जाए कि वो कहाँ पर है। ये मैम सिनेरियो है। और अब हमारी जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि गुड गवर्नेंस है हरियाणा के अंदर, इस गुड गवर्नेंस का उनको अब प्रमाण देने का टाइम है। उनको प्रमाण देना चाहिए और उनको इसकी निष्पक्ष तरीके से जांच करानी चाहिए। और जो हमारे अनिल विज जी हैं, जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, और नगर निगम का निकाय भी उनके अंडर आता है, उनको ये चेक करना चाहिए कि क्या ये हॉस्पिटल जो है, जो ये रेजिडेंशियल में कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है, ये लीगल है या नहीं है, इन्होंने हॉस्पिटल के नॉर्म्स फॉलो करे या नहीं करे चाहिए, ये इनको चेक करना चाहिए। दूसरी बात, इनको ये भी चेक करना चाहिए कि ये जो इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं ये ना हो आगे फ्यूचर में, और किसी के साथ ऐसा ना हो। सर, तो ये जो गीता से इनके साथ पहले भी इस तरह के मामले सामने आए, आपने पता करने की कोशिश की या पहला केस था इनके पास? हमने चेक किया है, इनके साथ पहले भी केसेस हो चुके हैं, लेकिन किसी ने आवाज़ नहीं उठाई या उनकी आवाज़ दबा दी गई। जिस तरीके से हमारी भी आवाज़ दबाने का कोशिश की जा रही है, हमारे पास भी दबाव बनाया जा रहा है कि आप कॉम्पनसेशन कर लीजिए, आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए। इनकी बेटी जो है, जो ज्योति डबास है, पहली बात तो एक और झूठ इनका है, इन्होंने इनिशियली हमको बोला था कि डॉक्टर गीता जो है वो ही सब ट्रीटमेंट करती हैं। अब जब बोर्ड की बैठक हुई है उस दिन इन्होंने बताया कि वो तो जी असिस्टेंट है और जो इनकी बेटी है वो सर्जन है। इस तरीके का जवाब इन्होंने हमारे को दिया है। और आगे अब हम ये चाहते हैं कि इस तरीके की कार्रवाई कुछ भी ऐसा गलत ना हो। लास्ट सारे कौन कर रहा था? गीता डबासी गीता डबासी कर रही थी। इनकी बेटी का एक और इंसिडेंट 2018 अप्रैल में आया था, जिसमें दौलताबाद गांव की वो न्यूज़ है, आप टाइम्स ऑफ इंडिया में चेक कर सकते हैं, जिसमें इनकी बेटी जो थी वो सस्पेंड भी हुई थी, डॉक्टर ज्योति डबास। अब वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और वो फिर उसके बाद कैसे ओटी में थी हमें नहीं पता। और उस टाइम पे भी केस हुआ है अप्रैल 2018 में, जिसमें बच्चे की डिलीवरी जो हुई थी, इन्होंने 3 घंटे तक उसको खड़े रखा, पहले एम्बुलेंस को, बच्चा बाहर आने वाला था और इन्होंने पता नहीं क्या किया और उसको सफदरजंग रेफ़र कर दिया। बाद में बच्चा डिलीवर एम्बुलेंस में ही हो गया था और बच्चा मर गया था। तो वो केस भी काफ़ी हाईलाइट हुआ था। बट इनकी मिली भगत या हमें नहीं पता किस लेवल तक इन्होंने क्या मिली भगत है, तो वो केस दब गया और फिर कुछ एक्शन नहीं हुआ। सर, तो आप जब तक आप उनके पास जा रहे थे तो उन्होंने कहा था कि कोई कॉम्प्लिकेशंस आएंगे या कुछ ऐसा किया? उन्होंने कहा था नॉर्मल है, सब कुछ ठीक बताया था? कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थी। जब हम लास्ट डे भी गए हैं तो मैम ने जैसे अल्ट्रासाउंड करने के लिए हमारे को बताया था, जैसे उन्होंने हार्ट बीट वगैरह चेक करी है बच्चे की, सब कुछ ठीक था। उसके बाद उन्होंने एडिशनल में बोला था कि आप एक अल्ट्रासाउंड करवा लो, कि जैसे कुछ लगता है ना कि जैसे हार्ट बीट, जैसे आपको मूवमेंट कम फील हो रही थी, हमारे को लग रहा था कि जैसे मेरी वाइफ को कि जैसे 8-10 बार मूवमेंट हुई है। तो उन्होंने कहा नॉर्मली चेकअप हमने करना ही है, तो हम आज जाके चेकअप करवाते हैं। तो उन्होंने डॉक्टर ने ही बोला था हमारे को कि आज ना जाओ, आप कल सुबह चले जाना अल्ट्रासाउंड के लिए, कोई ऐसी अर्जेंसी नहीं है। जब अर्जेंसी नहीं थी, सब कुछ नहीं था, आपके पास मेडिसिन नहीं थी, इंजेक्शंस, यहाँ तक कि इंजेक्शंस के लिए लोग बाहर भाग रहे थे,
तो आपको ओटी में लेना ही नहीं चाहिए था ना, आप मेरे को उसी टाइम क्लियर करते। रेगुलर चेकअप करा रहे थे उन्होंने, किसी भी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन, ऑपरेशन की, नॉर्मल डिलीवरी की बात की थी ना? ऑपरेशन प्री प्लान था हमारा, 29 को प्री प्लान हमारा ऑपरेशन था। हमारे को ये नहीं पता था कि हम तो ये सोच के चल रहे थे कि डॉक्टर गीता हमारा ऑपरेशन करेगी। लास्ट एंडिंग मोमेंट्स पे क्या ट्विस्ट आया, जब मेरे को अभी पता लगा, जब मैं कमेटी में बैठा था तो कमेटी में क्या पता लगा कि डॉक्टर गीता तो कंसल्टेंट है। ये तो अगर ये मेरे को 6 मंथ में क्लियर, जब इन्होंने करा था कि ओटी में ऑपरेशन होगा, अगर 6 मंथ में मेरे को क्लियर करता है कि मैं ऑपरेशन नहीं करती हूँ, मैं तो कंसल्टेंट हूँ, एक टाइप की एजेंट हूँ मैं, तो अगर ये उस टाइम मेरे को क्लियर करता तो मैं जाता ही ना 6 महीने के बाद वहाँ पे। मैम हमारे पास धोखा हुआ धोखा हुआ है। और दूसरी बात 8:30 बजे का हमारे पास 25 तारीख का अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है, जिसमें बच्चे की हेल्थ बिल्कुल ठीक थी, बच्चे को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थी, मदर को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थी, वो अपने पैरों पे चल के वहाँ पर गई है। और कहते हैं कि ऑपरेशन के टाइम, क्या ऑपरेशन हुआ? उन्होंने ये कहा कि ऑपरेशन किया या करने की कोशिश की? नहीं, उन्होंने कोई ऑपरेशन नहीं किया। उन्होंने ये बताया कि अभी हमने कुछ ऑपरेशन नहीं किया, हमने तो इनको स्पाइनल जो एक एनेस्थीसिया देते हैं वो दिया है, उसके बाद ही पता नहीं क्या हुआ है उसको अब। हाँ जी। तो अभी उनसे कोई बातचीत करी उन्होंने, कोई कार्रवाई? अब कुछ नहीं हो रहा है? नहीं मैम, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इनफैक्ट फर्स्ट मंथ से लेके 9 मंथ्स तक की जो ट्रीटमेंट फाइल थी पूरी, वो ऑपरेशन से पहले डॉक्टर अपने पास रखता है। वो फाइल की हम बार बार डिमांड कर रहे हैं कि वो हमारे को दे दी जाए। अब शायद तो डॉक्टर ने कुछ नाजायज़ तरीके से उसको जला दिया है, कुछ कर दिया, वो आज तक हमें नहीं दी गई है। उसकी हम पुलिस कंप्लेंट भी दे चुके हैं कि हमें ट्रीटमेंट फाइल दी जाए, और हम अलग अलग लेवल्स पे इसको एस्केलेट कर चुके हैं कि हमारे को ट्रीटमेंट फाइल एटलीस्ट दी जाए। तो पुलिस इसमें कुछ नहीं करी है ट्रीटमेंट फाइल दिलवाने में? नहीं मैम, पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया है अभी तक। पुलिस बोलती है कि जब तक मेडिकल बोर्ड की कोई रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक हम कुछ भी कार्रवाई नहीं कर सकते। अब मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होना चाहिए, कार्रवाई तो करनी चाहिए, उनको एटलीस्ट डॉक्टर्स के बयान लेने चाहिए। मैम इसके अलावा हमें एक बात और बतानी है कि उस टाइम जो ओटी में थे, जो डॉक्टर्स मौजूद थे, वो डॉक्टर गीता डबास, उनके हस्बैंड डॉक्टर सुरेंद्र डबास, उनकी दोनों बेटियां डॉक्टर ज्योति डबास एंड डॉक्टर दीक्षिता डबास, और 2 डॉक्टर्स और थे, मिस्टर मोहित अग्रवाल गिरिराज नर्सिंग होम से हैं, और एनेस्थीसिया के डॉक्टर थे डॉक्टर अश्वनी यादव। अब हमारा क्वेश्चन एक ये है कि डॉक्टर सुरेंद्र डबास जो आई के स्पेशलिस्ट हैं, जो आई के ऑपरेशन करते हैं, वो ओटी में क्या कर रहे थे? पहला क्वेश्चन तो ये है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो इनकी बेटी है डॉक्टर ज्योति डबास, उसका हमें ये सुनने में आया कि एक वो गवर्नमेंट सर्जन है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है पटौदी में, तो वो उस टाइम ओटी में क्या कर रही थी? तीसरा क्वेश्चन ये है कि जो उनकी सबसे छोटी बेटी है डॉक्टर दक्षिता डबास, वो हमें नहीं पता MBBS है या नहीं है, आई थिंक शी इज़ परस्यूइंग MBBS, तो उनका ओटी में क्या मतलब था उस टाइम होने का? तो ये क्या अपनी बेटियों से प्रैक्टिस करवा रही हैं वहाँ पर, या मरीजों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है उनकी बेटी को बुलाकर और अपनी बेटियों को सिखाकर? और जब हम बीच में भी जब ट्रीटमेंट्स में जाते थे उनके पास में, तो ये अपनी छोटी बेटी को वहाँ पर बिठा कर रखती थी, उनको आई डोंट नो वो प्रैक्टिस करवा रही थी या क्या करा रही थी। इसके सारी चीज़ में जैसे 20-25 मिनट जैसे हुए थे सारा कुछ, तो उस बीच में एक डॉक्टर और आया था, 40 मिनट्स के बीच में एक डॉक्टर और आया अंदर। अब आई थिंक शायद इन्होंने उनको कंसल्ट करने के लिए बुलाया कि अब डेड बॉडी को कैसे निकालें हम। अब वो डॉक्टर का कोई पता नहीं है किसी को भी, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी कि कौन कौन आया कौन कौन नहीं आया। अब सारे डॉक्टर्स 40 मिनट के बाद एक डॉक्टर आता है, अंदर जाता है, उसके 10 मिनट के बाद डॉक्टर गीता बाहर आती है कि पेशेंट का BP शूट अप हो गया, 255 हो गया और उनको वेंटिलेटर पे शिफ्ट करना पड़ेगा। शायद आई थिंक इन्होंने बाहर से डॉक्टर बुलाया कि कंसल्ट करने के लिए कि हम इनको कैसे निकालें यहाँ से, डेड बॉडी को कैसे ट्रांसफ़र करें हम यहाँ से। ये सीधा क्लियर कि इन्होंने हत्या कर दी, बताया भी नहीं। और हमारे को जो बताया गया था कि उनको दौरा आया है, दौरा आने के बाद अपना उनका BP वो हुआ है, शूटअप हुआ है। और जो हमने जो आई विटनेस देखा है वो ये देखा है कि 15 मिनट बाद ही ECG मशीन को अंदर ले जाया गया था, यानी कि आप समझ सकते हैं कि ओटी में इनके ECG मशीन भी नहीं थी। तो जो हमें ऐसा अनुभव हो रहा है कि 15 मिनट बाद ही उसकी डेथ हो चुकी थी, और बाद का जो 1 घंटे का पूरा इन्होंने सिनेरियो बनाया वो उसको कवर अप करने के लिए बनाया गया पूरा। तो जैसा कि आपने देखा कि गुरुग्राम में किस तरह से लापरवाही के चलते एक युवती की जान चली गई, साथ ही साथ उसके बच्चे की जान चली गई। और इसी तरह की तेज़ तरीन खबरों के लिए गुरुग्राम के हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मैं प्रगति पांडे, कैमरामैन तनुज के साथ। आप देख रहे द हिंद वॉरियर न्यूज़। धन्यवाद।